नमस्ते। मैं डॉक्टर फेबी एंड्रॉय, कंसल्टेंट पल्मोनोलॉजिस्ट, सीएमसी लुधियाना। मैं आज आपसे बात करना चाहती है अमियोट्रोफिक लैटरल स्क्लेरोसिस या एएलएस में रेस्पिरेटरी सिस्टम को क्या इफेक्ट होता है। आप सबको पता होगा कि एएलएस में मसल वीकनेस होता है। सो सांस लेने वाले मांसपेशियों को भी ये अफेक्ट कर सकता है। पहले ये चित्र में हम देखेंगे कैसे सांस लेते और छोड़ते हैं। सांस लेने वाले मांसपेशियों कई है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है, एक है डायफ्राम, ये में पॉइंट करने वाली मसल। दूसरी है इंटरकोस्टल मसल्स, मतलब छाती के बीच में है मसल। और तीसरी ग्रुप है ऊपर एयरवे का मसल्स। सांस अंदर लेते टाइम ये डायफ्राम कंट्रैक्ट करके थोड़ा नीचे जाएगा। इंटरकोस्टल मसल्स कंट्रैक्ट करके छाती को थोड़ा एक्सपैंड करेगा। ऊपर एयरवे का मसल्स भी कंट्रैक्ट करेगा। सांस छोड़ते टाइम डायफ्राम, इंटरकोस्टल मसल्स और ऊपर एयरवे का मसल्स रिलैक्स करेगा। एएलएस बीमारी में मसल्स कमजोर होने के कारण ये सारे प्रोसेस अफेक्ट करेगा और इसके कारण पेशेंट को सांस लेने के लिए तकलीफ आता है और कई और लक्षणों आता है। सबसे पहला लक्षण है ब्रेथलेसनेस या सांस लेने का तकलीफ। ये तकलीफ ज्यादा होता है पेशेंट लेटने का टाइम, क्योंकि उस टाइम पेट का कंटेंट्स थोड़ा ऊपर आएगा और ये सब पुश करके डायफ्राम को सांस लेने के लिए थोड़ा एक्स्ट्रा काम करना चाहिए। उसके कारण ज्यादा ब्रीथिंग डिफिकल्टी हो जाएगा पेशेंट लेटने का टाइम। दूसरी सिम्टम है नींद का डिस्टरबेंस। सामान्य जन नींद के समय में सामान्य जन को भी नींद के समय में सांस लेने वाले मसल्स थोड़ा रिलैक्स करेगा और ब्रीथिंग शैलो हो जाए। ये नॉर्मल है। लेकिन एएलएस पेशेंट्स को ऑलरेडी मसल्स वीक है, उसके कारण नींद में ज्यादा प्रॉब्लम हो सकता है। कभी कभी सांस कम लेता है, कभी सांस रुक जाता है। उसके कारण ऑक्सीजन लेवल्स कम होने का या बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड लेवल्स बढ़ जाने का रिस्क है। तीसरी प्रॉब्लम है वीक कफ, मतलब एक अच्छी सी खांसी करके बेलगाम या सेक्रीशंस बाहर निकालने के लिए ब्रीथिंग मसल्स स्ट्रांग होना चाहिए। एएलएस पेशेंट्स को मसल वीकनेस के कारण ये अच्छे से खांसी करके बेलगाम बाहर निकालने के लिए मुश्किल हो जाएगा। इसके वजह से हो सकता है बार बार इन्फेक्शंस या न्यूमोनिया। ये सिम्टम्स एएलएस बीमारी की किसी किसी भी स्टेज में हो सकता है, पहले स्टेज में या लेटर स्टेजेस में भी अपियर कर सकता है। सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि ये लक्षणों को अर्ली जल्दी पहचानना इम्पोर्टेंट है। ये सब डायग्नोस करने के लिए कई इन्वेस्टिगेशंस है। पहला है ऑक्सीमेट्री या पल्स ऑक्सीमेट्री। ये आपको पता होगा, उंगली में एक मशीन कनेक्ट करके ऑक्सीजन लेवल्स मेजर करेगा। दूसरा है आर्टीरियल ब्लड गैस या एपीजी। ये एक ब्लड टेस्ट है। इसमें खून में कितना ऑक्सीजन लेवल है, कार्बन डाइऑक्साइड लेवल कितना है, वो सब इंफॉर्मेशन मिलेगा। तीसरी टेस्ट है स्पायरोमेट्री या पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट। ये एक ब्रीथिंग टेस्ट है। वो मेजर करेगा रेस्पिरेटरी मसल्स का स्ट्रेंथ। ये टेस्ट में एक माउथ पीस या मुखपत्र मुंह में डाल के फोर्स से या प्रेशर से सांस बाहर छोड़ना है और ये मशीन मेजर करेगा वो छोड़ने वाले सांस का वॉल्यूम या फ्लो। उसी से लंग कैपेसिटी मिलेगा। ये सारा मेजरमेंट्स में सबसे इंपॉर्टेंट है फोर्स्ड वाइटल कैपेसिटी या एफबीसी। ये स्पायरोमेट्री टेस्ट बिना सिम्टम्स भी कर सकता है, क्योंकि पेशेंट का बेसलाइन लंग फंक्शन मिलेगा। और ये स्पायरोमेट्री रिपीट करके, मतलब 6 महीने में एक बार रिपीट करके भी दे सकता है कि अगर पेशेंट का लंग फंक्शन नीचे हो रहा है या सेम रहा है। अगले टेस्ट है स्लीप स्टडी। मैं पहले ही बोला कि नींद में प्रॉब्लम्स आता है एएलएस पेशेंट्स को। ये डिटेक्ट करने के लिए नींद के दौरान ये मशीन कनेक्ट करके सबसे सारा चीज देखना है कि अगर पेशेंट का
सांस कम ले रहा है, या सांस लेने में पॉज आ रहा है, या ऑक्सीजन लेवल्स कैसा है, वो सब देख सकता है। ये चित्र में हम एक्सप्लेन करना चाहते हैं कि नॉर्मल खांसी का प्रोसेस कैसा है। अगर कुछ इरिटेशन अंदर है, पहला स्टेप है कि एक अच्छे से सांस अंदर लें। उसके बाद होता है कंठद्वार या ग्लोटिस क्लोज करना। उसमें पेट का या छाती का प्रेशर बढ़ जाएगा, और उसके बाद ग्लोटिस या कंठद्वार ओपन करके सारे सेक्रीशंस या बेलगम बाहर एक्सपेल कर सकता है। एएलएस पेशेंट में मसल वीकनेस के कारण ये प्रोसेस नहीं हो जाएगा, उसके कारण बार बार इन्फेक्शंस हो रहा है। हम डिस्कस किया एएलएस में रेस्पिरेटरी सिस्टम को क्या इफेक्ट है, क्या क्या सिम्टम्स है, वो कैसे डायग्नोज करेगा। अभी हम डिस्कस करेगा कि क्या ट्रीटमेंट ऑप्शन है। ट्रीटमेंट मेनली सपोर्टिव ही है। एयरवे क्लियरिंग टेक्निक्स है। ये एयरवे क्लियरिंग टेक्निक्स में सबसे इंपॉर्टेंट है चेस्ट फिजियोथेरेपी, मतलब ब्रीथिंग एक्सरसाइजेस। ये एक्सरसाइजेस से सांस लेने वाले मसल्स को स्ट्रेंथ बढ़ जाएगा। एक एग्जाम्पल है ब्रेथ स्टैकिंग, मतलब एक ही साथ 2 या 3 ब्रेथ अंदर लेना है, और उसके बाद थोड़ा टाइम के लिए वो ब्रेथ होल्ड करना है, और उसके बाद पूरा सांस छोड़ना है। ये एक्सरसाइज से क्या आएगा, लंग्स पूरा इन्फ्लेट हो जाएगा, और उसके कारण लंग कैपेसिटी बढ़ हो जाएगा। दूसरा है हाई फ्रीक्वेंसी चेस्ट वॉल ऑसिलेटर। ये एक वेस्ट जैसा या जैकेट जैसा है, उसी से थोड़ा वाइब्रेशंस आएगा। ये वाइब्रेशन से एयरवे क्लियर होने के लिए मदद करेगा। तीसरी है कॉफ डिवाइसेस। कॉफ असिस्ट मैनुअली भी कर सकता है। ये फिगर में आप देख सकता है कि एक आदमी पेट में थोड़ा प्रेशर दे के अच्छे से खांसी करने के लिए हेल्प कर रहा है। दूसरी फिगर में देख सकता है, ये है मैकेनिकल इंसफलेशन एक्सफलेशन या MIE डिवाइस। इसमें एक मास्क है। ये मास्क से पहले पॉजिटिव प्रेशर आएगा, वो लंग्स को इन्फ्लेट करेगा। उसके बाद आएगा नेगेटिव प्रेशर, वो कॉफ को स्टिमुलेट करेगा। उसके कारण पूरा सेक्रीशन बाहर आएगा। कुछ पेशेंट्स को पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट करने के टाइम उसका लंग्स का कैपेसिटी बहुत कम रहेगा, या स्लीप स्टडी में ऑक्सीजन लेवल्स कम रहेगा। वो पेशेंट्स को ब्रीथिंग के लिए सपोर्ट चाहिए। उसके लिए हम यूज कर रहा है नॉन इन्वेसिव वेंटिलेशन या NI। ये फिगर में देख सकता है, NIV मशीन में एक बड़ा मास्क है, वो मशीन में कनेक्टेड है। पेशेंट अपने आप से खुद से सांस ले सकता है, बट अगर वो सांस कम है या शैलो है, उस टाइम ये मशीन थोड़ा प्रेशर से सपोर्ट दे रहा है। ये मशीन डिसीज प्रोसेस का, ALS बीमारी का अर्ली स्टेज में, जल्दी स्टेज में यूज किया तो सर्वाइवल रेट इंप्रूव हो जाए, क्योंकि वो सांस लेने का तकलीफ कम होने के लिए, या स्लीप का प्रॉब्लम्स, क्वालिटी ऑफ लाइफ, वो सब इम्प्रूव होने के लिए मदद करेगा। ये एक ALS पेशेंट्स का स्टडी है, इंटरनेशनल जर्नल ऑफ न्यूरोलॉजी में 2024 में पब्लिश हुआ है। उसमें 2 ग्रुप है। एक ग्रुप यूज किया NIV मोर देन 5 आवर्स पर डे, और दूसरा ग्रुप लेस देन 5 आवर्स पर डे यूज किया। और ये स्टडी का कंक्लूजन ये है कि जो पेशेंट्स मोर देन 5 आवर्स पर डे NIV यूज किया है, उन लोगों को सर्वाइवल रेट बेटर था। NIV मास्क में बहुत अलग अलग सा ऑप्शंस है। एक है नेसल मास्क, सिर्फ नाक कवर करने वाला। एक है फुल फेस मास्क, नाक या मुंह कवर करने वाला। इन दोनों को बीच का एक हाइब्रिड मास्क भी अवेलेबल है। ये है सिप एंड पफ माउथपीस वेंटिलेशन। एक ट्यूब से सिप करके सांस लेना लेना है, और पफ करके निकालना है। ये मशीन से चेहरा फ्री हो जाएगा, बात कर सकता है। सो उसके कारण पेशेंट के लिए बहुत कंफर्टेबल है। सो मेरा टॉक का समरी ये है कि अमेट्रोफिक लैटरल स्क्लेरोसिस में रेस्पिरेटरी सिस्टम अफेक्ट कर सकता है, क्योंकि वो मसल्स कमजोर होने का बीमारी है।
ब्रीथिंग मसल्स कमजोर होने के कारण सांस लेने के लिए तकलीफ आता है और कई भी सिम्टम्स आता है। ये सिम्टम्स जल्दी पहचानना बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके लिए रेगुलर टेस्टिंग चाहिए। एक है पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट और दूसरा है स्लीप टेस्ट। अगर सिम्टम्स है, उसका सपोर्टिव ट्रीटमेंट ये है कि एयरवे क्लियरेंस टेक्निक्स, उसके लिए करना है चेस्ट फिजियोथेरेपी। अगर लंग फंक्शन कम है या ऑक्सीजन लेवल्स बहुत कम है, वो उस पेशेंट्स को यूज करना है नॉन इन्वेसिव वेंटिलेशन। इसी से पेशेंट का सर्वाइवल इंप्रूव हो जाएगा या क्वालिटी ऑफ लाइफ भी इंप्रूव हो जाएगा। थैंक यू सो मच।